टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की यूनिट 3 को। अगर आपने लास्ट 2 यूनिट्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और गाइस, मैं चाहूंगा कि अगले 20 से 25 मिनट आप पूरा का पूरा ध्यान इस वीडियो पर केंद्रित करें। अगर आप इस वीडियो की चीजों को सुनते भी रहेंगे तो भी आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हार्मनी इन फैमिली को हम समझेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन समझेंगे, वैल्यूज को समझेंगे, ह्यूमन से ह्यूमन रिलेशनशिप की, न्याय, विश्वास, उभय तृप्ति, इनका ट्रू मीनिंग सीखेंगे। ठीक है, डिफरेंस समझेंगे इंटेंशन और कॉम्पिटेंस का, सम्मान का मतलब समझेंगे, डिफरेंस समझेंगे रिस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन का, और बाकी सारी चीजें को हम देखेंगे, अखंड समाज, यूनिवर्सल ऑर्डर। ये सब चीजें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि राइट अंडरस्टैंडिंग से कैसे हार्मनी आती है फैमिली के अंदर और सोसाइटी के अंदर। तो हार्मनी जो होती है यानी कि सद्भावना इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होती है। यानी कि अगर एक इंसान खुद के अंदर सद्भावना रखता है तो उसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, वो ज्यादा बेहतर डिसीजंस ले पाएगा और उसकी फिर एक हैप्पी फैमिली होगी। और अगर एक वेल बैलेंस्ड और हैप्पी फैमिली होती है तो उसके अंदर, या हम कह सकते हैं कि एक वेल बैलेंस्ड फैमिली वही होती है जिसके अंदर नीड्स को समझा जाता है एक दूसरे की, ग्रीड को अवॉइड किया जाता है और प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर किया जाता है। जब फैमिलीज आपस में ट्रस्ट और रेस्पेक्ट के साथ रहती हैं तो सोसाइटी फियरलेस बन जाती है और हार्मोनियस बन जाती है। इसीलिए कहते हैं सही समझ जो होता है वो बैलेंस देता है नेचर के साथ, और एक ऐसी दुनिया बनती है जहां पर म्यूचुअल ग्रोथ और कोएक्सिस्टेंस को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी इंसान के पास राइट अंडरस्टैंडिंग है तो उसकी खुद के अंदर हार्मनी आ जाएगी, यानी कि सद्भावना आ जाएगी। जब उसके अंदर खुद के अंदर सद्भावना होगी तो ऑब्वियसली उसकी फैमिली के अंदर सद्भावना होगी। जब फैमिलीज के क्लस्टर्स के अंदर सद्भावनाएं होंगी तो सोसाइटी पूरी की पूरी सद्भावना से चलती रहेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर हम किसी भी सोसाइटी को हार्मोनियस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। फिर वो प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ती है, उसके बाद उसके अंदर ट्रस्ट आता है यानी कि फियरलेसनेस आती है, और फिर वो कोएग्जिस्टेंस यानी कि सहवास की तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथ में वास कर सकते हैं, कोएग्जिस्टेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगला है रोल क्या होता है वैल्यू सिस्टम का फैमिली हार्मनी में और रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में। यानी कि वैल्यूज का कितना रोल है एक परिवार की हार्मनी में और रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में। ठीक है, तो हार्मनी इन फैमिली comes from understanding relationships at the level of self and not just body। किसी भी फैमिली के अंदर जो हार्मनी यानी कि सद्भावना जो है वो आती है रिलेशनशिप्स को सेल्फ के लेवल पे समझने में। ठीक है, अगर किस तरीके की इज्जत आप दूसरों से चाहते हो, अगर आप इस तरीके से ही इज्जत दूसरों को भी दोगे तो हार्मनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सेल्फ लेवल पे स्टार्ट होगी। उसके बाद फीलिंग्स जैसे कि ट्रस्ट हो गया, विश्वास यानी कि लव हो गया, प्रेम, रेस्पेक्ट यानी कि सम्मान हो गया, ये सब फाउंडेशंस होती हैं किसी भी रिलेशनशिप की। ये इमोशंस हमारे वैल्यूज हैं जो कि हमारी बिहेवियर को गाइड करती हैं, और ये वैल्यूज जो होते हैं वो डेफिनेट होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं। इनको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इनको सिर्फ रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है, तो म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर होती है जब हम इन वैल्यूज जैसे कि वैल्यूज को ट्रस्ट हो गया, लव हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, इनके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल हैप्पीनेस आ जाती है। यानी कि अगर दो इंडिविजुअल किसी भी रिलेशनशिप में है, अगर वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स का रेस्पेक्ट करते हैं, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, लड़ाइयां जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। और इसके बाद एक फाइनल चीज आती है कि हमको अपने एक्शंस और फीलिंग्स का कांस्टेंट इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। कांस्टेंट इवैल्यूएशन मतलब, मान के चलिए आपने कुछ काम किया, हो सकता है आपकी तरफ से वो काम सही हो रहा हो, आपको ऐसा लगता है, लेकिन अगर आप उसको ये सोच के करेंगे कि दूसरे को कैसा फील हो सकता है, ठीक है, तो इससे अगर हम कांस्टेंट इवैल्यूएशंस करते रहेंगे अपने एक्शंस का, अपनी फीलिंग्स का, तो हार्मनी मेंटेन होगी और हमारे रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो फैमिली हार्मनी क्या होती है, जिसमें अंडरस्टैंड किया जाता है, रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है और फुलफिल किया जा सकता है इमोशंस को, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, लव हो गया, रेस्पेक्ट हो गया। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अगला है कौन कौन सी तरीके हैं जिनसे हम हार्मनी लेकर आ सकते हैं सोसाइटी के अंदर। तो पहला है फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल कनेक्शन। पहली सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमको एक ऐसी फीलिंग लानी होगी यूनिवर्सल कनेक्शन की।
जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं और फैमिलीज जो हैं एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहें। फिर वो हार्मनी जो है वो एक्सटेंड होगी सोसाइटी की तरफ, जिससे कि एक वर्ल्ड फैमिली का सेंस बनेगा। जैसे आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना होगा, वसुदेव कुटुंबकम बोलते हो, तो वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि हम पूरी दुनिया को एक फैमिली की तरह देख रहे हैं। ठीक है। अब तीन की कौन कौन सी है इस एक्टिविटी जो है, तो थ्री की एक्टिविटीज कौन कौन सी है सोशल हार्मनी के लिए? तो पहला है सोसाइटी को एजुकेट करना, यानी कि हम कंडक्ट करेंगे वर्कशॉप, सेमिनार, स्ट्रीट प्लेस, जिनसे कि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए अबाउट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एग्जिस्टेंस एंड आइडियल ह्यूमन कंडक्ट। यानी कि एक सही इंसान का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, एक सही इंसान की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, उसके प्रति हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, यानी कि एजुकेट करेंगे सोसाइटी को। दूसरा है हम वैल्यू एजुकेशन देंगे स्कूल्स और कॉलेजेस में, जैसे आपको फिलहाल ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, इसी तरीके से अगर हम वैल्यू एजुकेशन देंगे स्कूल्स और कॉलेजेस में, यानी कि हम मोरल और एथिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे हर एक लेवल पे टू नेचर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि रेस्पॉन्सिबल सिटीजन को नर्चर करने के लिए, तो सोशल हार्मनी आ गई। तीसरा है इन वैल्यू जो हमने सीखी है उनको अप्लाई करना सिखाएंगे रियल लाइफ में, यानी कि हम काउंसलिंग सेंटर्स सेटअप करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस की, जो हेल्प करेंगे लोगों को कि वो वैल्यूज जैसे कि रेस्पेक्ट हो गया, ट्रस्ट हो गया, कॉपरेशन हो गया, इनको डेली लाइफ में अपनी उतार पाए। तो हम कह सकते हैं हार्मनी जो होता है सोसाइटी के अंदर, सद्भावना जो स्टार्ट होती है सोसाइटी के अंदर, वो स्टार्ट होती है सेल्फ अवेयरनेस से, फिर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से, और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। ठीक, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। नोट्स की बात करें तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, अगर आपको डाउट्स हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से आप जा सकते हैं। अगला है जस्टिस क्या होता है और कैसे वो म्यूचुअल हैप्पीनेस की तरफ हमको ले जाता है। जस्टिस का मतलब होता है रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग और इवेल्युएटिंग वैल्यूज इन रिलेशनशिप्स। अगर दो इंसान किसी रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है, अगर एक इंसान उस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कुछ कर रहा है, दूसरा इंसान नहीं कर रहा है, तो इसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है। जस्टिस वहां होता है जहां पे हम दूसरे इंसान की फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करें, उसको फुलफिल करें और वैल्यूज को एवेल्युएट करें। ठीक है, जिससे कि म्यूचुअल हैप्पीनेस आती है। चार एलिमेंट्स होते हैं जस्टिस के। पहला है वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करना, यानी कि ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, लव, इन सबको रिकॉग्नाइज करें, फिर हम इन वैल्यूज को फुलफिल करें रिलेशनशिप में। ठीक, उसके बाद हम इवेल्युएट करें कि क्या जो हमने भरोसा दिखाया है, क्या जो रेस्पेक्ट दिखाया है, जो हमने प्रेम दिखाया है, वो उस लेवल का है जो अगला इंसान हमें दे रहा है, तो उसके हिसाब से हम इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद फिर हम म्यूचुअल हैप्पीनेस को एंश्योर करेंगे दोनों इंडिविजुअल्स के लिए। तो ये चार एलिमेंट्स हैं जस्टिस के, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट बात कर दे रहा हूँ। अगला है जस्टिस जो होता है वो स्टार्ट होता है भाई फैमिली से। अगर एक फैमिली के अंदर जस्टिस होता आ रहा है, वहां पर जस्टिस सिखाया जा रहा है, तो जो उस घर का बच्चा होगा वो भी फेयरनेस सीख ही जाएगा अपने घर से, और उसको फिर वो अपनी सोसाइटी के अंदर कैरी करेगा। चौथा पॉइंट ये है कि बिना जस्टिस के सोसाइटी डिवाइडेड बन जाती है, क्योंकि अगर किसी सोसाइटी के अंदर जस्टिस नहीं है तो जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड रहेगी ऐसे चीजों में, जैसे कि कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, वेल्थ हो गया, जिससे कि इनजस्टिस का जन्म होता है। ठीक है। जस्टिस एंश्योर करता है एक अनडिवाइडेड, पीसफुल और हैप्पी सोसाइटी। ठीक है, जिसमें कि एक फैमिली जो है वो वर्ल्ड फैमिली की तरफ बढ़ती है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना आती है जस्टिस से। तो जस्टिस एक कंटिन्यूअस नीड है और इसेंशियल है हार्मनी के लिए, रिलेशनशिप्स में भी और सोसाइटी में भी। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अगला है क्या ह्यूमन रिलेशनशिप्स क्रिएट किए जाते हैं या वो एग्जिस्ट करते हैं? तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स नेचुरली एग्जिस्ट होते हैं बिटवीन द सेल्फ एंड अदर्स, और रिलेशनशिप्स को क्रिएट नहीं किया जा सकता, वो इनहेरेंट होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान जो है उसकी नीड है एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये डेफिनेट वैल्यूज के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड होते हैं, और इनको किसी भी मटेरियल चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक, अब अगला है की वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स क्या क्या होता है। तो 9 की वैल्यूज होते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स में। पहला है ट्रस्ट, यानी कि विश्वास। ये किसी बिलीफ होती है जहां पे एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करता है, विश्वास करता है, और उसकी वांट्स और वेलबींग को समझता है। और बिना किसी ट्रस्ट के किसी भी रिलेशनशिप्स को सरवाइव नहीं किया जा सकता। दूसरा है रेस्पेक्ट, यानी कि सम्मान। सम्मान में हम रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं दूसरों की यूनिकनेस को। और टू रेस्पेक्ट बेस्ड होती है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ना कि एक्सटर्नल स्टेटस के ऊपर। आजकल आप देख रहे होंगे कि मतलब किसी के पास पैसा है तो उसको ज्यादा इज्जत मिल रही है, ज्यादा उसके लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, या किसी के पास पावर है। तो बेसिकली अगर आप
गौर से सोचिए तो रेस्पेक्ट उस इंसान की नहीं हो रही है, जबकि ट्रू रेस्पेक्ट इस किसी इंसान के कैरेक्टर्स की, उसकी वैल्यूज की होती है। वहां पे इज्जत जो हो रही है वो फेक इज्जत है, जो कि उसके पावर या पैसे की हो रही है, ना कि उस इंसान की। तो रेस्पेक्ट का असली मतलब होता है किसी भी इंसान की यूनिकनेस को रिकॉग्नाइज करना और उसकी अच्छाई को एक्सेप्ट करना। तीसरा है अफेक्शन यानी कि स्नेह। ये एक ऐसी नेचुरल फीलिंग होती है जिस क्लोजनेस की, जो कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के साथ आपकी क्लोजनेस है, आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी क्लोजनेस है, तो उसको स्नेह बोला जाता है। ठीक है। फोर्थ है केयर यानी कि ममता, जो आपकी माता पिता आपकी तरफ करते हैं ना, वो ममता होती है। तो ममता में क्या होता है कि एंश्योर करते हैं दूसरों की वेलबींग को बाय नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग देम। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए केयर दिखाते हैं ना, ममता दिखाते हैं, वही चीज है। फिफ्थ है गाइडेंस यानी कि वात्सल्य, जिसमें कि हम हेल्प करते हैं दूसरों को नॉलेज के साथ, विजडम के साथ, जैसे एल्डर्स या टीचर्स अपने यंगर जनरेशन को गाइड कर रहे होते हैं। सिक्स्थ है हमारे पास रेवरेंस यानी कि श्रद्धा। श्रद्धा जैसे कि हम डीप रेस्पेक्ट दिखाते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एक्सीलेंस अचीव कर ली हो और उससे हमें इंस्पिरेशन मिल रही हो, उनके प्रति हम श्रद्धा दिखाते हैं। सेवंथ है ग्लोरी यानी कि गौरव, जिसमें हम एक्नोलेज कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने पॉजिटिवली सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जैसे हमें अपने भारत के सैनिकों पर गर्व है। एट्थ है ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता, यानी कि हम थैंकफुल होते हैं ऐसे लोगों के प्रति जिन्होंने हमको हेल्प किया हो या सपोर्ट किया हो, तो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ये की वैल्यूज है रिलेशनशिप में। नाइन्थ है लव यानी कि प्रेम। ये अल्टीमेट फीलिंग होती है बिलोंगिंगनेस की और कनेक्शन की सारी ह्यूमन बींग्स के अंदर। ये यूनिवर्सल होती है और अनकंडीशनल होती है। तो लव जो होता है ना, वो हाईएस्ट वैल्यू है जो कि कनेक्ट करता है सारे ह्यूमंस को और एक हार्मोनियस सोसाइटी की तरफ हमको ले जाता है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अगला है कि ट्रस्ट क्या होता है। तो ट्रस्ट क्या है? ये विश्वास है, एक ऐसी बिलीफ है जिससे हर एक ह्यूमन नेचुरली हैप्पी रहना चाहता है, प्रॉस्परस रहना चाहता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो विश्वास क्या है? एक ऐसी बिलीफ है जो कि हर एक ह्यूमन नेचुरली चाहता है हैप्पी रहने के लिए, प्रॉस्परस रहने के लिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और विश्वास किसी भी रिश्ते की फाउंडेशन होता है और इसको सिर्फ बनाया जा सकता है इंटीग्रिटी के थ्रू, कंसिस्टेंसी के थ्रू और रिलायबिलिटी के थ्रू। तो ट्रस्ट के यानी कि भरोसे के दो की एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है इंटेंशन, दूसरा है कॉम्पिटेंस। इंटेंशन का मतलब होता है कि कोई इंसान किसी कार्य करने से पहले क्या करना चाहता है, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के हिसाब से वो तो हो जाती है उसकी इंटेंशन। इंटेंशन राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है। कंपिटेंस क्या होती है? अब वो इंसान उस इंटेंशन पे कैसे एक्ट कर रहा है, उस एबिलिटी को कंपिटेंस बोला जाता है। तो इंटेंशन का मतलब क्या है कि एक इंसान क्या करना चाहता है वो तो उसकी इंटेंशन हो गई, लेकिन कैसे कर रहा है, उस इंटेंशन के ऊपर काम कैसे कर रहा है, उसकी कॉम्पिटेंस होती है। तो डिफरेंस क्या क्या होता है इंटेंशन और कॉम्पिटेंस के बीच में, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटेंशन का मतलब होता है द डिजायर टू डू व्हाट इज राइट, ठीक है। और कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू एक्ट ऑन द डिजायर। जजिंग सेल्फ के हिसाब से बात करें, जब वो खुद को जज कर रहे होते हैं, तो इंटेंशन के हिसाब से हम अपने आप को गुड इंटेंशंस के बेसिस पर जज कर रहे होते हैं, जबकि कॉम्पिटेंस में हम अपने हम इग्नोर करते हैं अवर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस को। अदर्स को जब हम जज कर रहे होते हैं तो हम दूसरों को तो कॉम्पिटेंस के हिसाब से जज कर रहे होते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटेंस में क्या कर रहे होते हैं, हम इंटेंशंस को रॉन्ग एज्यूम करते हैं जब वो फेल हो जाती हैं। इंटेंशंस की रियलिटी देखी जाए तो हर एक इंसान की गुड इंटेंशंस होती हैं। अगर कॉम्पिटेंस के हिसाब से रियलिटी देखी जाए तो हर एक इंसान के पास डेवलप नहीं हुई है कॉम्पिटेंस टू एक्ट ऑन देम। ये आप पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, नोट्स तो मिल ही जाएंगे आपको, खैर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है कि ट्रस्ट कैसे फाउंडेशन वैल्यू है। तो ट्रस्ट जो होता है वो बेसिस होता है हर एक रिलेशनशिप का, यानी कि हम बिलीव करते हैं कि दूसरा इंसान जो है वो चाहता है हमारा अच्छा, वेलबींग चाहता है और वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। तो ट्रस्ट जो होता है इसको बनाया जाता है अपने बिहेवियर से, अपनी ईमानदारी से और अपनी कंसिस्टेंसी से। जब हम अंडरस्टैंड करते हैं या समझते हैं कि जो पीपल हमारे अराउंड है, यानी कि जो लोग हमारे अराउंड है, उनकी अगर राइट इंटेंशंस हैं हमारे प्रति, तो हमका हमारा भरोसा हो जाता है और उनके साथ फिर हमारी पीसफुल और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बन जाती हैं। तो ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप का एक फाउंडेशन वैल्यू होता है। लव वो कंप्लीट वैल्यू क्यों कहा जाता है, ये भी एक सवाल है। तो लव जो होता है यानी कि प्रेम जो है, अल्टीमेट फीलिंग है कनेक्टेडनेस की सारी ह्यूमन बींग्स में,
ये स्टार्ट होता है ट्रस्ट से, ग्रो करता है अफेक्शन की तरफ, और फिर वो यूनिवर्सल लव की तरफ एक्सपेंड हो जाता है, जिससे एक अनडिवाइडेड सोसाइटी बनती है। प्रेम जो होता है हमको ऐसा नेचुरली फील कराता है जैसे कि हम एक दूसरे की तरफ रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो फैमिली की बात कर लो चाहे वर्ल्ड फैमिली की बात कर लो। ट्रस्ट तो फाउंडेशन होता है, और लव जो होता है वो हाईएस्ट फॉर्म होता है कनेक्शन का, और लव पर आकर सारे रिलेशनशिप्स कंप्लीट हो जाते हैं। किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है ट्रस्ट से, यानी कि विश्वास से, फिर उस ट्रस्ट से वो जाता है अफेक्शन में, और फिर उसके बाद आता है वो लव में, और यहाँ पर आकर वो पूरा का पूरा रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल ये है कि कैसे हम ट्रस्ट को डेवलप करेंगे। सबसे पहले तो हम कंसिस्टेंट रहेंगे, यानी कि हमारे जो शब्द हैं और हमारे एक्शंस हैं वो एक दूसरे से मैच करने चाहिए, तभी लोग हम पर ट्रस्ट करेंगे। दूसरा है कि हमको दूसरों की एबिलिटीज में बिलीव करना आना चाहिए, यानी कि दूसरों की कॉम्पिटेंस को हम डाउट ना करें, दूसरों के इंटेंशंस को हम डाउट ना करें, इससे डेवलप होता है ट्रस्ट। तीसरा है कि हम सीक्रेट्स ना रखें। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ किसी रिश्ते में हैं और हम सीक्रेट रख रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति हम पर भरोसा क्यों करेगा, इसलिए हमको सीक्रेट्स नहीं रखने हैं। ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करती है। चौथा है हमको ऑथेंटिक रहना है, क्योंकि अगर हम अपने आप को गलत तरीके से प्रिटेंड करवाएंगे, ऐसा जैसे हम खुद है नहीं वो चीज, और ये प्रिटेंड करें कि हम ये हैं, ठीक है, जैसे मान लो चलो हम बहुत अच्छे और प्रिटेंड कर रहे हैं कि सॉरी हम मान लो चलो बहुत गंदे इंसान है और हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो उससे ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर देगा ट्रस्ट को। और ऑनेस्टी ही एक ऐसी चीज है जो ट्रस्ट को बिल्ड करती है, लेकिन प्रिटेंडिंग जो होता है यानी कि झूठा दिखावा जो होता है वो तोड़ देता है ट्रस्ट को। और ट्रस्ट ग्रो करता है जब हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, ऑनेस्टी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, समझते हैं चीजों को, और ओपननेस होती है हमारे अंदर। अगला है कि रेस्पेक्ट क्या होती है, उसका ट्रू मीनिंग क्या है, और उसका रोल क्या है ह्यूमन रिलेशनशिप्स में। तो रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, यानी कि राइट इवैल्यूएशन। हम दूसरों का सही मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, उनको उस इंसान को उसी तरीके से देखते हैं और एक्सेप्ट करते हैं जैसा वो ट्रूली है, बिना किसी बाइसनेस की। ट्रू रेस्पेक्ट जो होती है वो क्वालिटीज और एक्शंस के ऊपर बेस्ड होती है, ना कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर के। यानी कि हाई कास्ट का बंदा है तो उसको ज्यादा दे दी, लो कास्ट का बंदा है तो उसको कम दे दी, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसको बहुत ज्यादा दे दी, जेंडर के हिसाब से मेल्स को ज्यादा मिल गई, वेल्थ के हिसाब से किसी को ज्यादा दे दी। तो इस तरीके से जो इज्जत दी जा रही है वो उसके पैसे को, पावर को, कास्ट को दी जा रही है। लेकिन जो ट्रू रेस्पेक्ट यानी कि ट्रू सम्मान जो होता है वो राइट एवोल्यूशन के ऊपर बेसिस होता है, वो क्वालिटीज और एक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। अगला है कि कैसे हम रॉन्गली डिफरेंशिएट करते हैं इन द नेम ऑफ रेस्पेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ रेस्पेक्टिंग ऑल इक्वली हम फॉल्स हायरार्कीज बना देते हैं। किस किस के बेसिस पे? बॉडी के बेसिस पे। बॉडी मतलब जेंडर, रेस, एज, फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम किसी को रेस्पेक्ट देने लगते हैं, उसके वेल्थ और स्टेटस के बेसिस पे देने लगते हैं। यानी कि हम रेस्पेक्ट करते हैं लोगों को बेस्ड ऑन द मनी और पोजीशन। हम उनके बिलीफ्स और आइडियोलॉजीज के बेसिस पे रेस्पेक्ट देते हैं। हम डिवाइड करते हैं लोगों को रिलीजन के बेसिस पर, ट्रेडिशन के बेसिस पे, या पॉलिटिकल व्यूज के बेसिस पर। तो इससे क्या होता है? इससे समाज के अंदर एक कंपटीशन बन जाता है स्पेशल स्टेटस के लिए, और समाज में कोई ट्रू म्यूचुअल रेस्पेक्ट नहीं रह जाती। अगला है डिफरेंस क्या होता है रेस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन में। तो रेस्पेक्ट जो होती है वो राइट अंडरस्टैंडिंग से आती है और वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट की तरफ ले जाती है। वहीं डिफरेंशिएशन जो होती है वो आती है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से और डिवीजन कॉज करती है, जैसे कि जेंडर वाइज, कास्ट स्ट्रगल्स, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सेट्रा। वहीं ट्रू रेस्पेक्ट जो होगी वो रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करेगी, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या करती है? वो सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रही होती है। डिफरेंशिएशन में हम समाजों को बंटवारा कर रहे होते हैं, ठीक। अगला है कैसे हम दूसरों को डिसरेस्पेक्ट करते हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हम लोगों का रॉन्ग इवैल्यूएशन करते हैं। तो तीन तरीके से हम रॉन्ग इवैल्यूएशन करते हैं। पहला, किसी इंसान का ओवर इवैल्यूएशन कर लेना, यानी कि किसी इंसान को हद से ज्यादा इज्जत दे देना जो कि वो डिजर्व भी नहीं करता। दूसरी होती है अंडर इवैल्यूएशन, यानी कि हम किसी इंसान को उसके ट्रू वर्थ के हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तीसरी होती है अदरवाइज इवैल्यूएशन, यानी कि हम किसी इंसान को, किसी रैंडम इंसान को सिर्फ अपने एजम्पशंस के बेसिस पे इनकरेक्टली जज कर लेते हैं। तो ये जो मिस्टेक्स हो जाती हैं उनसे डिस्कम्फर्ट आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, और ये डिसरेस्पेक्ट की तरफ ले जाती हैं। अगला है नेचुरली एक्सेप्टेबल होती है रेस्पेक्ट या डिसरेस्पेक्ट। तो हर एक ह्यूमन जो नेचुरली चाहता है भाई, तो रेस्पेक्ट ही चाहता है ना, क्योंकि वो हार्मनी लेके आती है और ट्रस्ट लेके आती है रिलेशनशिप में।
वहीं दूसरी तरफ डिसरेस्पेक्ट जो है वो लड़ाइयाँ कराती है, इनसिक्योरिटीज लेके आती है और अनहैप्पीनेस लेके आती है। अगला है मिनिमम कंटेंट क्या होता है रेस्पेक्ट का ह्यूमन बींग्स के लिए। तो मिनिमम कंटेंट क्या चाहिए रेस्पेक्ट के लिए? पहला है सही इवैल्यूएशन, सही मूल्यांकन। किसी भी इंसान का जब हम सही मूल्यांकन करेंगे उसके ट्रू नेचर के बेसिस पे, बिना उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान दिए हुए, तो हम हमारी इज्जत ऑब्वियसली बढ़ेगी या घटेगी वो उसके ट्रू नेचर के ऊपर बेस्ड है। दूसरा है हम हर एक ह्यूमन को इक्वली ट्रीट करेंगे और फेयरली ट्रीट करेंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तीसरा है हम रिकॉग्नाइज करेंगे यूनिवर्सल नीड फॉर रेस्पेक्ट को किसी भी रिलेशनशिप में। तो रेस्पेक्ट क्या है? एक कोर ह्यूमन वैल्यू है जो पीस और हार्मनी लेके आती है, लेकिन डिफरेंशिएशन, डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ा देती है समाज को। अगला है स्टेट ऑफ सोसाइटी और कौन कौन सी प्रोग्राम्स हमको चाहिए आज की डेट में जिससे कि हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल की तरफ बढ़े। तो आज के समाज में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनइक्वालिटी है, लैक ऑफ हार्मनी है, क्योंकि लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लोगों के अंदर ग्रीड है, लोगों के अंदर फियर है। तो अगर हम चाहते हैं कि बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ हो सबके लिए, तो हमको इन 4 कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग। हमको क्लैरिटी डेवलप करनी पड़ेगी अपने थॉट्स के अंदर, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर और एक्शंस के अंदर। उसके बाद हमें प्रॉस्पेरिटी समझनी होगी, यानी कि हमको समझना होगा कि हर एक फैमिली के पास उतना तो एटलीस्ट होना चाहिए जिससे उसकी फिजिकल फैसिलिटीज जो है वो कंफर्टेबली चलती रहे। तीसरा है फियरलेसनेस, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी का बनाना, एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे लोग सिक्योर फील करें, रेस्पेक्टेड फील करें और कनेक्टेड फील करें। फोर्थ है कोएग्जिस्टेंस, यानी कि सह अस्तित्व, यानी कि हम हार्मनी में रहेंगे नेचर के साथ भी, खुद के साथ भी, और एक ऐसा सोसाइटी बनाएंगे जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या कल्चर के बेसिस पे। तो 5 की प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं जिनसे हम ये गोल्स को अचीव कर सकते हैं? तो पहला तो है एजुकेशन और राइट लिविंग, यानी कि शिक्षा और संस्कार। यानी कि हमको समझना होगा और अंडरस्टैंड करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा हार्मनी को हर एक लेवल पे, चाहे वो इंडिविजुअल की बात करो, फैमिली की बात करो, सोसाइटी की बात करो या नेचर की बात करो। दूसरी चीज, हमको हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन की तरफ ध्यान देना होगा। हमको अपनी बॉडी फिट करनी होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी उसकी उसकी केयर करनी होगी और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तीसरा जो की प्रोग्राम है वो है जस्टिस और प्रिजर्वेशन, यानी कि न्याय सुरक्षा। हमको फेयरनेस को एंश्योर करना होगा सारे ह्यूमंस के बीच में और बैलेंस बनाना होगा नेचर के साथ। अगला है प्रोडक्शन एंड वर्क, यानी कि हमको गुड्स प्रोड्यूस करने होंगे, सर्विसेज ऐसे प्रोड्यूस करने होंगे जो कि ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल करें एक मीनिंगफुल वर्क के थ्रू। अगला है एक्सचेंज और स्टोरेज, यानी कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और रेस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का, जिससे कि सोसाइटी को सस्टेन किया जा सके। अगला है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्या होता है? तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर का मतलब होता है कि सारे लेवल्स पे हार्मनी हो, सद्भावना हो, चाहे वो इंडिविजुअल की बात करो, फैमिली की बात करो, सोसाइटीज की बात करो या पूरी दुनिया की बात करो। यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर जो होता है वो पीसफुल, अनडिवाइडेड और कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करता है, जहां हर एक ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के कॉमन वेलबींग की तरफ काम कर रहा हो। इसको अचीव कैसे किया जा सकता है? राइट अंडरस्टैंडिंग से। ठीक, फैमिली से हमको वर्ल्ड फैमिली की तरफ बढ़ना होगा, उस चीज से। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि हमारे पास एथिकल पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि गाइड करें सोसाइटीज को यूनिटी की तरफ और सस्टेनेबिलिटी की तरफ। हमको डिविजन्स को ओवरकम करना होगा, यानी कि जो समाज में कुरीतियां हैं कास्ट के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, नेशनलिटी के बेसिस पे, उनको हमें ओवरकम करना होगा थ्रू म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। पांचवी चीज क्या है कि हमको अपने फोकस जो है, जो हमारा वार पे है, उसको पीस की तरफ डालना होगा। यानी कि हमको रिसोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट की बजाय यूज करने के हमको उन्हें इन्वेस्ट करना होगा अंडरस्टैंडिंग में और कॉपरेशन में। अगला है इम्प्लीकेशंस क्या है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर जो होता है वो यूनिटी लेकर आता है सारे ह्यूमंस में, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन जो है वो रिड्यूस होता है। ये सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करता है बाय मेंटेनिंग हार्मनी विद नेचर। ये इंश्योर करता है सिक्योरिटी और ट्रस्ट को सोसाइटीज के अंदर, जिससे कि वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं। ये एक अनडिवाइडेड सोसाइटी की तरफ हमको ले जाता है, प्रॉस्परस सोसाइटी की तरफ ले जाता है और एक पीसफुल वर्ल्ड की तरफ ले जाता है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर जो है वो तभी पॉसिबल है जब हम एक सेल्फ सेंटर्ड सोच से एक कलेक्टिव वेलबींग की तरफ बढ़ेंगे थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग एंड एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम ये सोच
सोच के बढ़ेंगे ना कि जो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं वो सेल्फ सेंटर्ड तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम अपने बारे में ही नहीं सोच रहे समाज में, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच रहे। तो हम एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बनते हैं, बढ़ते हैं जहां पर हम कलेक्टिवली दूसरों के भले के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने भले के साथ साथ। अगला है बेसिस क्या है एक अनडिवाइडेड सोसाइटी का, यानी कि वर्ल्ड फैमिली का। तो एक अनडिवाइडेड सोसाइटी यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वर्ल्ड फैमिली जो होती है वो बनाई जाती है फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस से, जहाँ पे हर एक ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के प्रति एक कनेक्शन फील करता है। ये स्टार्ट होती है इंडिविजुअल हार्मनी से, फिर वो एक्सपेंड करती है फैमिली की तरफ, फिर सोसाइटी, और फिर फाइनली एक वर्ल्ड हार्मनी की तरफ या वर्ल्ड फैमिली की तरफ। और स्टेप्स क्या है हॉलिस्टिक सोसाइटी को बनाने के? तो पहला है हमको सोसाइटी को एजुकेट करना होगा, ठीक है। दूसरा है हमको एजुकेशन जो यानी कि वैल्यू एजुकेशन जो है वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में देनी होगी। हमको पढ़ानी होंगी वैल्यूज सारे एजुकेशनल लेवल्स पे, ताकि हम राइट अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर ला सकें। फिर हमको सिखाना होगा कि कैसे इन वैल्यूज को हमें रियल लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक। अगला है फियरलेसनेस इन सोसाइटी कैसे आती है और उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो एक फियरलेस सोसाइटी वो होती है जहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति भरोसा जता सकते हैं और सेफ फील कर सकते हैं। इसको अचीव करने के लिए हर एक लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए फैमिलीज के अंदर, और म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल ट्रस्ट माने कि ऐसी हार्मनी होनी चाहिए, ऐसे इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो कि हार्मनी में रहें, सोसाइटी भी नेचुरली उस तरीके से फियरलेस बन जाती है। तो एक ट्रूली अनडिवाइडेड सोसाइटी या फियरलेस सोसाइटी कहाँ से शुरू होती है? शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से, फिर वो फैमिली हार्मनी की तरफ बढ़ती है, और फिर एथिकल एजुकेशन की हेल्प से वो एक यूनिवर्सल ट्रस्ट और वेलबींग को डेवलप करती है। और जब ये सब हो जाता है तो एक फियरलेस सोसाइटी बन जाती है। सॉरी। अगला है एक्सचेंज और स्टोरेज क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फिजिकल गुड्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स और सोसाइटी मेंबर्स, ठीक है। जैसे एक्सचेंज होता है ना, एक इंसान ने दूसरे इंसान से कुछ लिया फिर उसके बदले में कुछ दिया, तो ये तो होता है एक्सचेंज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि हम फिजिकल रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा में अपने घर पे रख रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, ताकि हम एक ऐसे समय पर फैमिली या सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर पाए जहाँ पे उन चीजों की कमी पड़ रही हो। अब सोसाइटी ने इन सिस्टम्स को कैसे फिल कर रखा है? तो सोसाइटी ने इन सिस्टम्स को कई तरीकों से फिल कर रखा है। जैसे कि हम प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देते हैं ओवर नीड, यानी कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट के अलावा पीपल फोकस करते हैं प्रॉफिट के ऊपर, होर्डिंग के ऊपर या एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर। वेल्थ डिस्पेरिटी की वजह से, यानी कुछ लोग इतना ज्यादा एक्सेस मनी एक्युमुलेट कर लेते हैं और दूसरा कहीं किसी इंसान के पास बेसिक नीड्स के लिए पैसा नहीं है। हम मिसयूज करते हैं पैसे का, यानी कि डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया, स्टॉक मार्केट्स हो गया, ये वेल्थ को आर्टिफिशियली मल्टीप्लाई कर देते हैं बिना किसी रियल प्रोडक्शन के। हम हद से ज्यादा नेचर का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, यानी कि हम अनकंट्रोल्ड कंजप्शन कर रहे हुए डैमेज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को फॉर शॉर्ट टर्म गेम्स। अगला है ट्रू पर्पस क्या है एक्सचेंज का और स्टोरेज का। तो ये जो है ये बनाया गया था फॉर नीड नॉट फॉर ग्रीड। मनी सिर्फ एक टूल फॉर एक्सचेंज है, ना कि हमारा रियल गोल होना चाहिए। और राइट अंडरस्टैंडिंग इंश्योर करता है फेयर ट्रेड, बैलेंस्ड वेल्थ और सस्टेनेबिलिटी को। जब एक्सचेंज एथिकल होता है और स्टोरेज नीड के हिसाब से हो रही होती है तो सोसाइटी प्रोस्पेरस बन जाती है। अगला है अफेक्शन क्या होता है और उसका रोल क्या है कंपटीशन को सॉल्व करने में। अफेक्शन एक फीलिंग होती है कनेक्टेडनेस की, जहाँ पे हम एक दूसरे की म्यूचुअल हैप्पीनेस को चाह रहे होते हैं, जहाँ पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम अपोनेंट्स नहीं हैं, हम रिलेटिव्स हैं, और वहीं से ट्रू अफेक्शन अराइज होता है। कंपटीशन एग्जिस्ट वहां करता है जहां पर अफेक्शन नहीं होता, जहां पर हम एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय हम उनको डिफीट करने का सोच रहे होते हैं। अगर हम देखें रिलेशनशिप्स में या पार्टनरशिप्स में जहां पर राइवलरीज नहीं है, या हम रिलेशनशिप को देखें, हम नेचुरली सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, अपलिफ्ट करते हैं। और जब हम ऐसा समाज में करेंगे तो हम स्ट्रेस भी एलिमिनेट कर देंगे और अननेसेसरी कंपटीशन को भी हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अफेक्शन जो होता है वो सोसाइटी को ड्राइव करता है, कॉपरेशन रिप्लेस करता है कट थ्रोट कंपटीशन को, जिससे कि हार्मनी रहती है और शेयर्ड सक्सेस आती है। इसलिए अफेक्शन जो है, अगर एक दूसरे के प्रति हमारी अच्छी भावना होगी, हम हमारा वात्सल्य होगा, उससे कनेक्टेडनेस बढ़ेगी, म्यूचुअल हैप्पीनेस बढ़ेगी, और जो एक कट थ्रोट कंपटीशन है ना वो कम हो जाएगा, जिससे कि कंपटीशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है।
अगला है एजुकेशन क्या होता है और संस्कार क्या होता है। एजुकेशन का मतलब है हम हारमोनी को अंडरस्टैंड करें हर एक लेवल पे, चाहे वो इंडिविजुअल की बात करें, फैमिली की बात करें, सोसाइटी की बात करें या नेचर की बात करें। दूसरा है संस्कार, संस्कार यानी कि राइट लिविंग, जो प्रैक्टिस किया जाता है, परमिट किया जा सकता है, लिव इन हार्मनी, यानी कि संस्कार जो जैसे मिलते हैं ना घर से, प्रैक्टिस ही तो हो रही होती है हमारी वहाँ पे, फिर हम उसी संस्कार के बेसिस पर इस पूरी दुनिया के अंदर उन अपने संस्कार को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, कमिट कर रहे होते हैं। तो जो सही एजुकेशन है वो सिर्फ नॉलेज के रिगार्डिंग नहीं है, जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन ट्रू एजुकेशन का मतलब होता है अबाउट लर्निंग टू लिव हार्मोनियसली। दूसरा है हेल्थ और संयम, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। संयम का मतलब होता है हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी बॉडी को नर्चर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ का मतलब है कि जब हमारी बॉडी के फंक्शंस जो हैं, या जो बॉडी अपनी पूरी की पूरी है, वो फंक्शन कर रही होती है खुद के साथ हार्मनी में और अपनी सेल्फ की नीड्स के साथ भी, यानी कि जब हमारी बॉडी का हर अंग सही से काम कर रहा होता है तब हमको हेल्दी बोला जाता है। और जब हम संयम से रहते हैं तो हमारी एक बैलेंस्ड और हेल्दी लाइफ बन जाती है, जिसमें हम फ्री होते हैं एक्सेस से और नेग्लेक्ट करते हैं एक्सेस को। एक सोसाइटी जो होती है वो अफेक्शन से बनती है, राइट एजुकेशन से बनती है, और उसमें सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है वो फोस्टर करता है ट्रू हैप्पीनेस को और प्रोग्रेस करता है सबकी। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आई होप आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। अगर आप इस वीडियो के नोट्स ही पढ़ के चले जाते हैं एंड ऑफ द पेपर, ठीक है, तो भी आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। बस आपसे बदले में चाहूंगा कि आप लोग प्लीज यार सब्सक्राइब करो और वीडियो को यार अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।